हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं ओम मिश्रा और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स, कुछ ऐसे थ्योरम जो हो सकता है कि किसी भी वन एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हो। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई देखो, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो है अध्ययन अकेडमी। जो यूट्यूब पे हमारा अध्ययन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप पढ़ना चाहते हो तो फीस हमारी 499 रुपये है। इसमें आप पूरी की पूरी एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा पढ़ सकते हो, लेखपाल पढ़ सकते हो, एसएससीजीडी पढ़ सकते हो, पीईटी पढ़ सकते हो। यानी जितना सिलेबस है सारा सिलेबस क्लियर किया जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत आपको बेसिक पढ़ा, बस रिवीजन करा रहे हैं हम लोग कि आप लोग ऐसे रिवीजन पे चलते रहिए। और क्योंकि बेसिक देखो, बेसिक अगर पढ़ाने लगे तो बहुत लंबा लंबा क्लास हो जाएगा, आधे घंटे क्लास में खत्म नहीं होती है। तो जहाँ आपको रिवीजन, जैसे आप घर बैठे हो तो आपको रिवीजन होता जाएगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे आप आते हो तो रिवीजन भी आपको मिलता जाएगा, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिलते जाएंगी। तो जो बच्चा ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। फीस हमारी 499 रुपये, यानी 500 में भी 1 रुपये कम है। यानी 499 की फीस है। ये फीस आप पे कर सकते हो। कहाँ पे करोगे? ये फीस पे करोगे आप, ये नंबर दिया रखा है, ये नंबर दे रखा है 8299643920। ये नंबर दे रखा है। इस नंबर पे आप क्या करोगे? इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या भीम पे कुछ भी कर सकते हो। और जब पे करोगे उसके बाद से जो स्क्रीनशॉट लोगे ना, इस नंबर पे सेंड करोगे। 99 35 57 57 निकलता है 9935585771। इस नंबर पे आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट दोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। और आप बताओगे कि सर मुझे एसएससी पढ़ना है, तो एसएससी कैटेगरी में आपको जोड़ा जाएगा। आप कहोगे मुझे दरोगा पढ़ना है, दरोगा में जोड़ा जाएगा, लेखपाल में, एसएससीजीडी में, एसएससी पीईटी। फीस कितनी है? 499। यानी आपका कहाँ क्लास चलेगा, कैसे क्लास चलती है, किस आईडी पे आपको जोड़ा जाएगा, ये सारी बातें आपको बता दी जाएगी इमरान सर के द्वारा। और जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस खुलती हैं तो ऑनलाइन चलता भी रहेगा आप लोग का। जैसे सिलेबस जब तक नहीं खत्म हो चलता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी। आपको फायदा ये होगा कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो ऑफलाइन अपने परसेंटेज पढ़ा तो ऑनलाइन भी परसेंटेज का प्रैक्टिस होता रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी दोनों तरह से आपको बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी। यानी आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखो, ऑफलाइन क्लासेस कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता। ऑफलाइन क्लास का दर्जा जो होता है कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, ये मैं जानता हूँ। और ऑनलाइन जो क्लास हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें हम ही नहीं, जो भी पढ़ाता हो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होता है। तो बस ये देखिए, लेकिन प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा होता है। चिंता मत करो, प्रैक्टिस बहुत होगा। क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ोगे वही चीज़ ऑनलाइन पढ़ोगे, एक बार, दो बार, तीन बार उसको देखोगे तो प्रैक्टिस में आता है। ऑनलाइन इसलिए फायदा है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो क्लास में वहीं आपको रिकॉर्डिंग ऐसे मिल जा रहा है, किसमें? ऑनलाइन में मिल जा रहा है। तो आप इसको एक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो। और किसी आपको अगर फोन पे, भीम पे नहीं चलाने आता है तो आप क्या करो, किसी दोस्त मित्र से कहो कि साइबर कैफे में जाओ, वहाँ जाके आप आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा। आज हम लोग क्लास में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, आज हम लोग की क्लास होने वाली है। जो हम लोग का टॉपिक है, कल एक्चुअली अटेंडेंस लाइट कट रही थी तो क्लास हमारी वहीं रुक गई। हमने आपको समांतर रेखा तक पढ़ा दिया था, समांतर रेखा का डेफिनेशन बता दिया था। और आज आपको पढ़ाने वाले तिर्यक रेखा का डेफिनेशन बता दें। उसके बाद एंगल्स के बारे में चर्चा करें हम लोग। यानी तिर्यक रेखा क्या होती है, ध्यान देना भाई, तिर्यक रेखा क्या होती है। ये तिर्यक रेखा क्या होगी, इसको भी ध्यान देना। तिर्यक रेखा क्या होगी? जो तिर्यक रेखा होता है ना, मैंने समांतर रेखा बताया था। आप कहोगे सर ये तिर्यक रेखा क्या होता है? तिर्यक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब कहो सर तिर्यक रेखा क्या होती है? तो हम कहते हैं कि तिर्यक रेखा का डेफिनेशन ये हो जाएगा, हम कहेंगे कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, बात को समझना, जब दो समांतर रेखाएं हों और एक रेखा तिरछी प्रतिच्छेद करे, यानी जब दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखा आपके पास है, यानी एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये आयल है और क्या है, यहाँ इसको इंटरसेक्ट करे, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो। हमने कहा कि यदि इफ यल पैरेलल, इफ क्या, यल पैरेलल यम हो तो देन ए बी क्या हो जाएगा? ए बी जो होगा हमारा, ए बी कैपिटल लेटर लिख देना है,
ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी जो होगा हमारा, ए बी हमारा होगा, ए बी जो होगा हमारा ये होगा ट्रांसवर्सल लाइन यानी टीएल। यानी कब होगा, जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही हो, जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो तिरछी रेखा होती है क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक, हम लिख देते हैं दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को तिरछी रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाले, प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदित करने वाले तिरछी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ये हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गई। जब कहा जाता है कि तिर्यक रेखा क्या होती है, तो आप कहते हो कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं, कैसे याद रखना, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तिरछी रेखा क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। इस तिरछी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल यानी कोण होता है। कोण क्या होता है, आपने कहा भाई साहब कोण क्या होगा, तो आपने कहा कि सर एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। एंगल का डेफिनेशन ऐसा बताना कि जिससे कि क्या हो कि मजा आ जाए सुनने में और सुनाने में भी। जैसे एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल क्या होता है, तो हमने कहा कि मान लो हमने कहा कि एक रेखा ए गई और एक रेखा ए गई, दो रेखाएं ए है और बी है, ये दो रेखाएं ए और बी, ए है सी और कितना है बी है, दो रेखाएं हमारे पास। ए हमारा पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एक पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इनके जो बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस है, बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, कोण। ए भी कोण हो जाएगा, ए भी कोण हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, कोण। जब दो रेखाएं, यानी जब कोई आपसे पूछे कि कोण का डेफिनेशन बता दो, तो आप यही बताना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो उनके बीच की वृत्तीय दूरी क्या कहलाती है, यानी कह रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो बने उनके बीच की वृत्तीय दूरी, तो बने उनके बीच की वृत्तीय दूरी कोण कहलाता है। बने उनके बीच की वृत्तीय दूरी क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं दूसरे को क्या करती हो, जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो उनके बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है, जो बीच का ये सर्कुलर डिस्टेंस होता है, क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। आप कहोगे सर एक कोण नहीं होगा, ए बी एंगल होगा, ए भी एंगल होगा आपका, ये भी आपका एंगल होगा, यानी सब आपके क्या होंगे, एंगल होंगे। उनके बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस होगा वही आपका कोण होगा। बात समझ में आ गई। अब होता है कि कोण कितने प्रकार से होते हैं। अगर कोई पूछे कि सर कोण कितने प्रकार से होते हैं, तो आप क्या बताओगे, यानी एंगल टाइप्स कोण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कोण जो होते हैं, यानी जो कोण होते हैं, ध्यान देना, कोण जो होते हैं एंगल्स होते हैं। एंगल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, पहला मैं बता दूं कि पहला जो एंगल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंगल।
इंडिपेंडेंट एंगल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा भाई, डिपेंडेंट एंगल होगा। क्या होगा, कोण को देखो, कोण तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमने दो प्रकार में बांटा है। कोण कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमने क्या किया, केवल दो प्रकार में बांटा, इंडिपेंडेंट एंगल और डिपेंडेंट एंगल। यानी स्वतंत्र कोण, यानी हम क्या करते हैं स्वतंत्र कोण, जो स्वतंत्र कोण होता है, एक स्वतंत्र कोण होता है, एक प्रतंत्र कोण होता है। क्या होता है, प्रतंत्र कोण होता है। एक स्वतंत्र होता है, एक प्रतंत्र कोण होता है। यानी दो तरह के कोण होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखने के लिए मैंने बताया कि स्वतंत्र कोण क्या होता है, प्रतंत्र कोण क्या होता है। जो स्वतंत्र कोण होते हैं वो केवल अपनी सहायता से पढ़े जाते हैं, यानी उनका जो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनका नाम उनके नाम से लिया जाता है, यानी कोई तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उनके नाम से पहचान बन जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी किसी और, जैसे मान लो कहीं जाते हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको पहचानते हैं, यानी आप स्वतंत्र हो, अपना परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि किसी दूसरे के थ्रू जाते हैं, किसी दूसरे के थ्रू जाते हैं, स्वतंत्र नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो हमारे यहाँ छात्र पढ़ने आता है पूरा का पूरा डिपेंड होता है अपने घर पे। यानी अगर पेंसिल भी खरीदना, पेन भी खरीदना है तो पूरा का पूरा कहाँ से डिपेंड होता है, अपने घर पे। अगर घर से पैसा आएगा तो पेंसिल खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा डिपेंड खुद पे होते हैं, तो वो खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं। फीस जमा करना हो तो अपनी कमाई का करते हैं, पेन खरीदना हो तो अपनी कमाई करते हैं, बुक खरीदना हो तो अपनी कमाई खरीदते हैं। यानी सारा काम वो यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कोण दो प्रकार का होता है, मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि चीजें याद रहे, चीजें क्या रहे, याद रहे। कौन कौन से कोण होते हैं भाई, एक एक कोण को समझना। हमने कहा कि जब इंडिपेंडेंट एंगल की बात किया, एक पहला कोण जो होगा न्यून कोण होगा। पहला कोण क्या होगा भाई, न्यून कोण होगा। ध्यान देना, पहला कोण क्या होगा, न्यून। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने कहा थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का मान क्या हो मेरे भाई, 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। इसका अगर हमने थोड़ा सा फिगर बनाया, हमने कहा फिगर ए मान लो, इसको ए मान लिया, इसको ओ मान लिया, इसको बी मान लिया। हमने कहा आपका थीटा है, तो क्या होगा थीटा भाई, 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और किससे छोटा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी एक ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान 0 से बड़ा, 90 से क्या हो, छोटा और न्यून कोण कहलाता है। यानी न्यून कोण पढ़ने के लिए मुझे किसी और कोण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। न्यून कोण का खुद ही परिभाषा अपना अलग है। तो 0 से बड़ा हो जो 90 से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। 0 से बड़ा का मतलब कि 1 भी हो जाए, 1.5 भी हो जाए, आधा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा मतलब 89.9 हो सकता है, 89.9 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। यानी 0 से बड़ा, 90 से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा जो हमारा है समकोण, ध्यान देने के कोण को समझना। दूसरा क्या हमारा समकोण, समकोण है। ये समकोण क्या होता है मेरे भाई, ये समकोण जो होता है हमारा राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल होगा, राइट एंगल हो गया, समकोण हो गया। ये समकोण क्या होता है, समकोण होता है थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान 90 अंश। थीटा का मान क्या हो, 90 अंश। इसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। थीटा का मान क्या हो, 90 अंश। हम बना देते हैं भाई, फिगर बना देते हैं। तो फिगर बनता है तो ये होगा, मान लो कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, ये हो गया, क्या हो गया हमारा बी हो गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो, जब आपसे किसी ने पूछा कि समकोण क्या होता है, आप कहोगे थीटा का मान क्या हो, 90 अंश को क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद समकोण के बाद अधिक कोण के बारे में चर्चा करते हैं। क्या किसके बारे में, तीसरा कोण जो है अधिक कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण हो गया। ठीक, अधिक कोण क्या होता है,
हमने कहा अधिक कोण के बारे में बात करते हैं, तो अधिक कोण क्या, हमने कहा कि थीटा का मान, ध्यान देना, थीटा का मान, एक एक चीज को याद रखना, मैं सिंपल बता रहा हूं, थीटा का मान 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से क्या हो, छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, जो क्या कहलाता है हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो हम इसको कहते हैं, इसका फिगर अगर ड्रॉ करते हैं, हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, तो हमने कहा कि इसका फिगर ए बनेगा, हमने कहा इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी। हमने कहा जो ए होगा थीटा, इसको हम कर सकते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा, थीटा बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। आ जाओ, इसके बाद से अधिक कोण के बाद हम लोग ऋजु कोण के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है। इसके बाद हम ऋजु कोण के बारे में चर्चा करते हैं। ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ऋजु कोण की इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी इसको हम लोग सीधी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सीधी रेखा भी बोलते हैं ऋजु कोण। तो हमने क्या किया, ऋजु कोण क्या होता है, तो हर बच्चा बताएगा ऋजु कोण क्या होता है भाई, कहेगा कि थीटा का मान 180 अंश, थीटा का मान क्या हो, 180 अंश, क्या कहलाएगा ऋजु। ऋजु कोण को अगर बनाते हैं हम लोग, ऋजु कोण को बनाते हैं, तो कहा कि एक फिगर ड्रॉ कर दो आपके यहाँ पे आप इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो, ये जो है पॉइंट यहाँ पे ओ मान लो, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, मान लो ये वाला एंगल बनेगा, यहाँ पे किसी और कलर से हम क्या करते हैं, रेड से ये एंगल बनेगा, ये क्या रहेगा थीटा पर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी एक रेखा के तरफ का कोण कितना होता है 180। तो उसके बाद से जो हमारा कोण है, वो कोण का ऋजु कोण के पास से क्या होता है, बृहद कोण, बृहद कोण या परिवर्ती कोण। बृहद कोण क्या होगा, या प्रवर्ती कोण होगा। बृहद कोण हो जाएगा हमारा, बृहद कोण क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, बृहद कोण क्या होता है, हर बच्चा बताएगा। कहा कि थीटा का मान जो हो, क्या बोलेगा, थीटा का मान जो हो, थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, 360 से क्या हो, 360 से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा भाई, बृहद। यानी 360 से छोटा हो, यानी बृहद कोण क्या कहलाता है, 180 से बड़ा 360 से छोटा क्या कहलाएगा, बृहद कोण। आज जो बनाते हैं हम लोग, हमने कहा कि बृहद कोण मैंने जैसे बनाया, ये ध्यान देना, हमने कहा ए हो गया, बी हो गया, ए वाला ओरिजिन पॉइंट, ए वाला जो है वो बृहद कोण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, ए वाला जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है, बृहद कोण कहलाता है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। इसमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये थीटा बड़ा हो जाएगा, और 360 से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोण, यानी क्या हो जाएगा हमारा, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इसके बाद से संपूर्ण कोण आता है। क्या होता है, एक एक पॉइंट को ध्यान देना, संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण। इसके बाद आ जाएगा हमारा संपूर्ण कोण, यानी हम कह सकते हैं कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई, हमने कहा कि थीटा का मान 360 अंश, 360 अंश को, थीटा का मान कितना हो, 360 अंश, उससे क्या करते हैं, कंप्लीट एंगल करते हैं। यानी करने एक रेखा खींचा, हमने कहा आपका ये हो गया आपका ये ओरिजिन कोण, हमने कहा ये जो एंगल होगा बिंदु के चारों तरफ एंगल जो होगा, ये क्या कहलाएगा, थीटा। हमने कहा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360। हमने कहा कि अभी तक जो मैंने कोण पढ़ा, थोड़ा ध्यान से समझना बातों को। हमने कहा एक एक पॉइंट को लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं भाई, कोण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण होते हैं 2 प्रकार के। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल होते हैं 2 प्रकार के। एक इंडिपेंडेंट एंगल होता है, क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट एंगल होता है। हमने पहला हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, दूसरा भी पढ़ेंगे। एक इंडिपेंडेंट एंगल होता है। इंडिपेंडेंट एंगल क्या होता है,
इंडिपेंडेंट एंगल होता है जो किसी कोण की सहायता से ना पढ़ा जाए, जो खुद अपने सहायता से पढ़ा जाए, उसको इंडिपेंडेंट एंगल कहते हैं। इसमें कितने कोण आते हैं? इसमें पहला कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। एक एक चीज को समझना, हमने कहा 0 से बड़ा 90 से छोटा कोण जो होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो पूछा हमसे ये बता दो कि समकोण क्या होगा। तो समकोण होता है मेरे भाई थीटा का मान जो होगा, थीटा का मान 90 अंश होगा। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो समकोण बनता ही बनता है। तो समकोण दूसरा कोण हो गया। तीसरा जो कोण होता है हमारा होता है अधिक कोण। ये तीसरा कोण अधिक कोण होगा। थीटा का मान 90 से बड़ा 180 से छोटा। कभी मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे थीटा का मान 90 किसे 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण कहलाता है। ये चीजें आपने उंगली पे याद रखना। हमने कहा कि ये अधिक कोण बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा अधिक कोण बनेगा। ये थीटा का मान क्या होगा 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा हो जाएगा। इसके बाद हमारा बनेगा ऋजु कोण, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा भी कहते हैं। थीटा का मान 180 अंश हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेखा के एक तरफ का कोण कितना होगा 180 अंश होगा। ये ऋजु कोण बना हुआ है, एक रेखा के एक तरफ का कोण कितना होगा 180 अंश होगा। इधर भी कितना होगा 180। एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होगा 360 डिग्री। उसका बृहद कोण बना हुआ, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल बना है। थीटा का मान 180 से बड़ा 360 से छोटा हो उसको हम लोग बृहद कोण बोलते हैं। ये वाला जो बाहर वाला एंगल बना हुआ है क्या हो गया हमारा बृहद कोण हो गया। थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, थीटा का मान 180 से बड़ा 360 से छोटा। उसके बाद लास्ट एंगल जो होता है हमारा संपूर्ण कोण होता है 6 एंगल। कितने एंगल बने हमारे 6 एंगल। ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण। न्यून कोण क्या होता है? थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा। समकोण होता है थीटा का मान 90। अधिक कोण होता है थीटा का मान 90 से बड़ा 180 से छोटा। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री। बृहद कोण होता है 80 से बड़ा 360 से छोटा। और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। एक कोण होता है हमारा। इसके बाद दूसरा जो एंगल हमारा है वो होता है डिपेंडेंट एंगल। डिपेंडेंट एंगल में पहला जो आता है हमारा, पहला आता है पूरक या कोटि पूरक होता है। यानी पूरक क्या होता है? सबसे ज्यादा कोटि पूरक शब्द का यूज होता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? पहले केवल पूरक का यूज होता था, लेकिन सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? कोटि पूरक शब्द का यूज होता है। यानी एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को एंगल होता है सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो भी हो, क्योंकि थोड़ा सा वो है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, आपका जो मैटर हो क्लियर होना चाहिए। हमने कहा कि ये होता है कि पूरक या कोटि पूरक। पूरक कोटि पूरक का मतलब होता है क्या? हमने कहा कि पूरक कोटि पूरक का मान होता है क्या? दो ऐसे कोण, दो कोणों का मान, दो कोणों का योग। ध्यान देना, एक कोण नहीं, दो कोण की बात हो रहा है। दो कोणों का योग जो होगा, एक दो कोणों का योग जो होगा वो 90 अंश होगा। कितना होगा मेरे भाई? 90 डिग्री होगा। तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक। कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कोटि या पूरक कोण क्या होता है? कोटि पूरक कोण कहलाता है। यानी देखो एक डिपेंड है, यानी एक डिपेंड है दूसरा पे, दूसरा डिपेंड है किसके? पहला पे। अगर हमने बनाया यहाँ पे, हमने फिगर ड्रॉ किया, हमने कहा बीच से एक रेखा, बीच हो चाहे जो भी, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया। हमने कहा θ1 हो जाएगा, इसको θ2 मान लें। हमने कहा θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होना चाहिए? 90 अंश। जब होगा तो θ1 θ2 का संपूरक होगा, सॉरी पूरक होगा, θ2 θ1 का पूरक होगा। कई बार एग्जाम में हमारे यहाँ पूछा जाता है कि बताओ कि पूरक कोण क्या होता है? तो θ1 प्लस θ2 का मान कितना होना? 90 डिग्री।
दो ऐसे कोण जिनका मान कितना हो 90 डिग्री, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक को कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद समपूरक, इसके बाद क्या आता है हमारा समपूरक कोण क्या आता है, समपूरक कोण आता है। समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है हमारा, समपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ध्यान देना समपूरक होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। हम कह सकते हैं दो कोण जिसका मान क्या हो 180 अंश हो, 180 अंश हो, क्या कहलाता है, दो कोण जिसका मान 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाता है। सॉरी यार, दो कोण जिसका मान 180 अंश हो, तो यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं कि दोनों कोण हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे कहलाते हैं, एक दूसरे का संपूरक कहलाते हैं जब दो कोणों का मान कितना हो 180 अंश। ध्यान से देखना इस चीजों को। हमने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको O मान लिया, इसको C मान लिया। हमने कहा कि इसको θ1 मान लिया जाए, इसको θ2 मान लिया जाए। हमने कहा θ1 प्लस θ2 कितने होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। कितने होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे संपूरक। अगर ये आपका 80 है तो ये आपका 110 होगा, सॉरी ये 80 है तो आपका 100 होगा, ये आपका 70 है तो 110 होगा, ये आपका 50 है तो 130 होगा, यानी एक दूसरे के क्या होंगे संपूरक। और अक्सर हमारे एग्जाम में क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, यहीं से क्या करता है एक क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि पूरक संपूरक क्या होता है। हम इस पे आपसे क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे और सारी बात इस बात से होता है। हमारा एक और एंगल बात कर लें हम लोग, एक एंगल होता है आसन्न कोण होता है हमारा। आसन्न कोण थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को पढ़ने में। आसन्न कोण होता है, आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण होता है कि थोड़ा बहुत देखो एक ऐसे पॉइंट आपने कभी देखा होगा ना, गाड़ी का स्टीयरिंग जो फोर व्हीलर होता है उसका स्टीयरिंग देखते हो तो यहाँ पे एक स्टीयरिंग बना होता है ऐसे, ठीक, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ, एक यहाँ बना हुआ है। गड़बड़ हो गया क्या, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। हमने कहा कि मान लो स्टीयरिंग देखते हो आप, स्टीयरिंग में क्या है एक सर्किल होता है, सर्किल होता है, एक सर्किल होता है और आ जाओ एक सर्किल हो गया, एक सर्किल का एक ओरिजिन पॉइंट ये होता है। एक हमने इसको लिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे लिया। मैंने कहा कि अब सीधा बना, हमने कहा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टीयरिंग है, यहाँ पे स्टीयरिंग है, ये हमारा स्टीयरिंग है, क्योंकि हमारा स्टीयरिंग है, ये हमारा स्टीयरिंग है। हमने कहा स्टीयरिंग हमारा। हमने चीज देखा कि यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। ये तीनों एंगल के लिए एक ओरिजिन पॉइंट, ध्यान देना। चाहे हम दो एंगल की बात कर लें, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, दोनों के लिए ओरिजिन पॉइंट है और दोनों के लिए एक कॉमन रेखा है। क्या है, दोनों के लिए एक कॉमन रेखा है। थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। दोनों के लिए क्या है, कॉमन रेखा है, एक कॉमन रेखा है और दोनों के लिए क्या है, कॉमन बिंदु है। दोनों के लिए क्या है, कॉमन बिंदु है। इसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया कि हमने कहा कि आपके पास एक यहाँ पे रेखा है, हमने कहा ये ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए, हमने कहा कि ये हो गया हमारा, हमने कहा कॉमन रेखा हो गई, हमने कहा ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, इसको ओ मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इस रेखा से एक कोण, इस रेखा से एक कोण, दोनों के लिए क्या है हमारा, दोनों के लिए एक ओरिजिन पॉइंट तो है, सब कॉमन है दोनों कोण के लिए। और दोनों कोण के लिए एक रेखा कॉमन है। क्या कॉमन है, कि रेखा कॉमन है। इस रेखा के तरफ ही दोनों रेखा का मुंह होगा। ध्यान रखना, दोनों रेखा का मुंह जो होगा इसी रेखा की तरफ होगा। अगर नहीं है तो आसन्न कोण नहीं है। कभी-कभी क्या होता है बता दो, क्या ये आसन्न कोण होगा क्या? कभी-कभी पूछ देता है कि बताओ कि ये आसन्न कोण होगा क्या? तो भाई ओरिजिन पॉइंट तो ये था, आसन्न कोण ये कैसे हो जाएगा? यानी आसन्न कोण के लिए एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए और जो कॉमन रेखा उसी कॉमन रेखा के दिशा में दोनों रेखाओं का मुंह होना चाहिए, तब ये क्या होता है, आसन्न कोण। यानी कह सकते हैं कि हम
एक मूल बिंदु हो, एक मूल बिंदु, बिंदु एक उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ रेखा हो, और एक उभयनिष्ठ रेखा हो और उस रेखा के दिशा में, उस रेखा के दिशा में, रेखा के दिशा में दो रेखाएं हो, रेखा के दिशा में, रेखा के दिशा में दो रेखा हो, दो रेखाएं हो, रेखाएं हो, दो रेखाएं हो, दो रेखाएं हो, उन रेखाओं से बना, उन रेखाओं से, उन रेखाओं से बना कोण, उन रेखाओं से बना कोण, बना कोण आसन्न कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन्न कोण, आसन्न कोण कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आसन्न कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है, कहलाता है। यानी बात को समझना, मैंने क्या बोला? आसन्न कोण जब भी आपसे कोई पूछे, हो सकता है कि आप एग्जाम में आसन्न कोण के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज में लिखा जाता है कि समझ में नहीं आता दोस्तों, किताब में ऐसा लैंग्वेज में लिखा क्या समझ नहीं आता। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण होता है एक ओरिजिन पॉइंट को, मान लीजिए मैंने कहा फिर से एक फिगर बनाया मैंने कि ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से एक रेखा गुजरी, एक रेखा यहाँ से गुजरी और एक कॉमन रेखा गुजरी, एक ए हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया। हमने कहा दोनों के बीच में जो कोण हो गया क्या कही? आसन्न कोण। क्या कह रहे हैं? आसन्न कोण कह रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता आसन्न कोण क्या होता है 90 अंश का, 180 अंश का, जरूरी नहीं होता। यानी हमको लगता है आसन्न कोण हमेशा क्या होता है? न्यून कोण ही होता है। आसन्न कोण क्या होता है? हमेशा न्यून कोण या समकोण हो सकता है, न्यून कोण ही होगा, समकोण नहीं होगा। ये हो गया आसन्न कोण। उसके बाद हम तो लीनियर पेयर के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में लीनियर पेयर के बारे में चर्चा करते हैं। यानी लीनियर पेयर क्या होता है हमारा? हम कर सकते हैं कि लीनियर पेयर को हिंदी में करते हैं लोग, लीनियर पेयर को क्या करते हैं लोग? लीनियर पेयर को हिंदी में लोग करते हैं, देखो बोल रहा है रेखीय युग्म। क्या कहते हैं? रेखीय युग्म, रेखीय युग्म, यानी इसको लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर हो गया। हमने क्या बोला कि दो आसन्न कोण, आसन्न कोण अभी पढ़े हो, दो आसन्न कोण, दो आसन्न कोण जिनका मान 180 अंश, दो आसन्न कोण जिसका मान कितना अंश? 180 अंश। बस इतना ध्यान देना। हम कह सकते हैं इसका फिगर बनाया जाए कि लीनियर पेयर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ए मान लीजिए, हमने इसको बी मान लिया। ये दो आसन्न कोण हो गया हमारा, θ1 हो गया, θ2 हो गया। हमने कहा इसके लिए भी एक ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे और ऐसी है, लेकिन इसमें बस एक कमी है, इसमें एक कमी है कि जो कॉमन रेखा है ना, जो कॉमन रेखा है, कॉमन रेखा की दिशा में दोनों रेखाएं नहीं होंगी। जब कॉमन रेखा की दिशा में दोनों रेखाएं हो जाएंगी तो 180 डिग्री नहीं बनेगा, तो कॉमन रेखा की दिशा में नहीं होगी, अलग अलग दिशा में दोनों होंगे, विपरीत दिशा में दोनों होंगे। तो हमने कहा कि θ1 + θ2 कितना हो? θ1 + θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितना? लीनियर पेयर का मतलब ध्यान रखना कि लीनियर पेयर का मान कितना होता है? 180 अंश। कभी-कभी एग्जाम में पूछता है कि लीनियर कोण क्या होता है, तो θ1 + θ2 बराबर 180 अंश, या तो 180 अंश डायरेक्ट लिखा जाता है। ये हमारा रहा आज का कोण के बारे में मैंने चर्चा किया आपसे, और कल भी कोण के बारे में चर्चा करूंगा और कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ कोण भी कराऊंगा, आपको फिगर में दे दूंगा और फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पे चलेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सब लोग, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। चलिए।